बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शाहिद महमूद एडवोकेट हाजिर खिदमत है। आज हमने जो टॉपिक सेलेक्ट किया है वो इशुएंस ऑफ चेक की बाबत है। इसकी बाबत हम लॉ को भी डिस्कस करेंगे, क्रिमिनल लॉ को भी डिस्कस करेंगे, सिविल लॉ को भी डिस्कस करेंगे, लाइबिलिटीज़ को भी डिस्कस करेंगे और ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट्स की जजमेंट्स को भी डिस्कस करेंगे। रिकवरी ऑफ सूट को डिस्कस करने वाले हैं, बेल्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखें और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि आपके लिए हम ऐसी जो वीडियो लाते रहे हैं बर वक्त आप तक पहुँचें। तो बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। जो चेक इशुएंस है वो आज वक्त की ज़रूरत है। बिजनेसमैन को गाहे बगाहे चेक इशू करना पड़ता है। किसी ट्रांजैक्शन में, किसी लेन देन में, किसी प्रॉपर्टी के मैटर्स में चेक की इशुएंस होती है। तो इन चीज़ें जो हम डिस्कस करने वाले हैं, जो लॉ में प्रोवाइडेड हैं, उनका अगर आप ख्याल रखें तो आपके लिए जितनी परेशानियां हैं उनमें कमी वाक़या हो सकती है। अब सबसे पहले लॉ की मंशा होती है कि आप इन अकॉर्डेंस विद लॉ रिएक्ट करें, एक्ट करें ताकि आपके ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई कानूनी चाराजोई ना की जा सके। अब जो चेक है इसकी अहमियत इस बात से लगाई जा सकती है कि इस वक्त जितने भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनमें सिर्फ इस वक्त चेक ही है जो फॉर एवरी ट्रांजैक्शन डिस्कस होता है, कंसीडर होता है और किया जाता है। वेयर एज़ के और भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट थे, जैसे प्राइमरी नोट है, हुंडी है, तो वो तो आलमोस्ट नापायद हो चुकी हैं, लेकिन चेक की ट्रांजैक्शन अभी भी होती है। तो ये जो चेक है ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है और चेक इशू करते हुए आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले आप जब चेक जारी करें तो आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि आपके अकाउंट में बैलेंस मौजूद है। अगर अकाउंट में बैलेंस नाकाफ़ी हो और आप अपना चेक इशू कर दें तो ये एट द टाइम ऑफ इशुएंस ऑफ चेक ये डिसऑनेस्टी के टर्म में आता है। तो मीन्स देयर बाय कि एट द टाइम ऑफ इशुएंस ऑफ चेक आपने डिसऑनेस्टी कमिट की, लिहाजा आप पे क्रिमिनल सेक्शन इन्वोक होगा, 489F का इतलाक हो जाएगा। 489F की स्टार्टिंग इस पे है कि अगर कोई चेक डिसऑनेस्टली इशू किया जाता है। डिसऑनेस्टली मीन एट द टाइम ऑफ इशुएंस ऑफ चेक आपकी नीयत ही साफ नहीं थी, आप मेलाफाइडी थे, आप एट द टाइम ऑफ इशुएंस ऑफ चेक जो ऑब्लिगेशन फुलफिल करने के इवज में चेक जारी कर रहे थे आप वो फुलफिल करना ही नहीं चाहते थे, तो फिर आप पे 489F का इतलाक होगा। अब मुख्तलिफ जजमेंट की रोशनी में कुछ चेक ऐसे हैं जिन पे क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं होती। जैसे अगर आपने कोई ऐसा चेक दिया है जो सिक्योरिटी का है या श्योरिटी का है या गारंटी का है, तो ऐसे चेक को दे देने पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पे 489F का इतलाक नहीं होता, क्योंकि दिस चेक वॉज इशूड ओनली फॉर सिक्योरिटी पर्पजेज, नॉट अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ ऑब्लिगेशन। अब इसके लिए ज़रूरी है कि जब आप चेक दें तो चेक की पुश्त पे आप उसका पर्पज़ मेंशन कर दें कि आपने ये किस पर्पज़ के लिए दिया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में कहा, जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो लेटेस्ट जजमेंट है उसमें होल्ड हुआ कि उसमें अगर चेक की पुश्त पे ये लिख दिया गया कि ये फॉर दैट पर्पज़ है तो फिर वो कंसीडर होगा, अगर लिखा नहीं गया तो फिर उसकी वैल्यू कोई नहीं है। अब इसमें 2018 YLR नोट 157 में ये होल्ड हुआ कि अगर उसकी बैक पे कुछ लिखा गया है, उसका पर्पस लिखा गया है, तो वो फिर चेक उसी पर्पस के लिए होगा। इसमें हम जो 489F है इसकी अमेंडमेंट 2018 में आ गई, क्योंकि इसमें जो लिटिगेशन का एनालिसिस आया
तो बाकी सारे ऑफेंसेस की लिटिगेशन एक साइड पे, 489F सेक्शन की लिटिगेशन एक साइड। तो उसमें फिर लेजिस्लेचर ने देखा कि क्योंकि ये बोगस चेक इशू होना या फ्रॉड करना एक रूटीन बन गई है, क्योंकि इसकी सज़ा बहुत थोड़ी थी और बेल उनको इस ग्राउंड पे मिल जाती थी कि ये प्रोहिबिटरी क्लाज में फॉल नहीं करता, 3 साल सज़ा थी। और फिर जब ट्रायल तक पार्टी का इंटरेस्ट ही ख़त्म हो जाता था, वो कहते हैं कि सिस्टम से हमें कुछ नहीं मिलने वाला, तो वो जो एक्यूज होता है वो बरी भी हो जाता है। अब इसमें जो अमेंडमेंट आई, उस अमेंडमेंट में ये लिखा गया कि अगर 1 मिलियन से उसकी कम अमाउंट है चेक की, अब चेक की अमाउंट के हिसाब से पनिशमेंट डिटरमिन होगी। अगर 1 मिलियन से कम वैल्यू की चेक है तो उसकी सज़ा 3 साल तक होगी, और जो जुर्माना है वो उस अमाउंट का डबल होगा जो अमाउंट चेक में मेंशन है। इसी तरह अगर 1 मिलियन से लेके लेस देन 5 मिलियन तक अमाउंट होगी तो सज़ा 5 साल और जुर्माना डबल, और अगर 5 मिलियन से लेके लेस देन 10 मिलियन तक अमाउंट होगी तो सज़ा 7 साल और जुर्माना डबल कर दिया, और अगर अमाउंट 10 मिलियन या उससे ज़्यादा होगी तो सज़ा भी 10 साल और जुर्माना भी डबल उससे कर दिया गया। उससे काफ़ी हद तक इन जो है वो कंट्रोल किया जा सका, इन सेक्शन वो जो ऑफेंसेस हैं इनको कंट्रोल किया जा सके, इसलिए ये अमेंडमेंट आई। अच्छा, अब इसमें फर्दर जो है कि जब चेक डिसऑनर होता है तो स्ट्रेट अवे जो पर्सन्स हैं, जो कंप्लेनेंट हैं, वो एप्लीकेशन गुजार देते हैं बिफोर पुलिस स्टेशन। लेकिन अगर सेक्शन 30 ऑफ नेगोशिएबल एक्ट को आप रीड करें, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के सेक्शन 30 के मुताबिक, तो जब कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर होता है तो आपको एक नोटिस टू दी पार्टी जिसने ये जारी किया उसको देना होता है। वो नोटिस आपका 94 सेक्शन के तहत ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। अगर आप वो नोटिस दे देते हैं और नोटिस देने के बाद अगर कोई आपका मैटर रिजॉल्व हो जाता है तो वेल एंड गुड, अगर रिजॉल्व नहीं होता तो फिर आप FIR के लिए एप्लीकेशन दे देते हैं। आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR वो एक्यूज्ड को पुलिस जो है वो अरेस्ट करती है, और अरेस्ट करने के बाद उसकी वो प्री अरेस्ट बेल अप्लाई अगर उसने नहीं की तो फिर वो उसको अरेस्ट करके उसकी आफ्टर अरेस्ट और ट्रायल के लिए उसको मैटर भेज दिया जाता है। लेकिन अगर वो प्री अरेस्ट में आता है तो प्री अरेस्ट में क्योंकि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ है तो ये देखा जाता है कि वो जो है एक्यूज्ड ने क्या उसमें एट द टाइम ऑफ इशुएंस ऑफ चेक डिसऑनेस्टली इशू किया या उसने विद नेक नीति से जारी किया। अब इसमें एक सिविल रेमेडी भी है। अगर क्रिमिनल रेमेडी आ जाती है तो ये क्रिमिनल जो ऑफेंसेस हैं 489F में जो पनिशमेंट दी गई है ये उसके क्रिमिनल एक्ट पे है, इससे रिकवरी पर्पस नहीं होती। लेकिन कोर्ट्स इसमें मोस्टली कोशिश करती हैं कि कुछ ना कुछ मैटर को रिकवर करवा दें। लेकिन जो इसकी अगर आप रिकवरी के लिए जाना चाहें तो फिर आप ऑर्डर 37 CPC का सूट फाइल कर सकते हैं, सूट फॉर रिकवरी। अगर कोई लेन देन का मामला है तो साथ में आप रेंडिशन ऑफ अकाउंट का भी दावा कर सकते हैं। इसमें जो है अपना सिविल को जो सेशन कोर्ट में ये दावा फाइल होगा, ये स्पीडी ट्रायल होता है, समरी ट्रायल होता है और इसकी डिस्पोजल जल्दी हो जाती है। अफेक्टिव मैटर होता है, दोनों पार्टीज़ को सुन के उसकी लीव टू जो अपील है, लीव टू अपीयर है, वो अगर खारिज हो जाती है तो एविडेंस के बाद दावा डिग्री हो जाता है। इसमें जो अहम जजमेंट्स हैं वो 2010 SCMR 806 उसमें इंग्रेडिएंट मेंशन किए गए हैं कि डिसऑनेस्टली जब चेक जारी हुआ तो उसमें कोर्ट्स को क्या क्या चीज़ों देखनी चाहिए। एक तो साबित हो जाए कि इशुएंस ऑफ चेक है बाय दैट वेरी पर्सन, और दूसरा ये साबित होना चाहिए कि ये चेक डिसऑनेस्टली इशू हुआ और डिसऑनेस्टली इशू हुआ, और थर्ड ये देखना है कि वो किसी ऑब्लिगेशन के अगेंस्ट है। अगर ये तीनों चीज़ें हाजिर हैं, साबित हैं, तो वो जो एक्यूज पर्सन है वो किसी रिलीफ का इंटाइटल नहीं है, ना किसी बेल का इंटाइटल है, तो
उसको फिर ट्रायल के बाद ही इज़ लायबल टू बी कन्विक्टेड, सो दैट इस तरह के ऑफेंसेस जो हैं वो सोसाइटी में ख़त्म हो सकें और सोसाइटी में लेन देन के मामलात को ऐसे तरीके से निभाया जा सके। मैं शाहिद महमूद एडवोकेट को इसी अल्फाज के साथ इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।